विधायक हैं, मैं तो सबसे पहले उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अनऑफिशियल जो पैसे रिश्वत के नाम पे शब्द यूज किया जा रहा है, लिए गए हैं, उसको विद इंटरेस्ट उन दुकानदारों को वापस कर दें। अनऑफिशियल देंगे, अनऑफिशियली ले चुके हैं, वो अनऑफिशियली देंगे। यशपाल राणा को भी आप दावेदार मानते हैं? मैं कह रहा हूँ वो तो हमारे भूतपूर्व मेयर भी रह चुके हैं, निर्विवाद मेयर भी रह चुके हैं। आप इसका मतलब गुट में विश्वास नहीं रखते? नहीं, गुट का तो कोई मतलब ही नहीं है। लोग का गुट है ना, उत्तराखंड में कांग्रेस की, अगर कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ प्रीतम सिंह जी हैं, दूसरी तरफ हरीश रावत जी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो साफ साफ कह रही है कि हम तो कांग्रेस को कुछ समझ ही नहीं रहे, कांग्रेस को खत्म है। एक्चुअली वो इसको दिल्ली समझ रहे हैं। दिल्ली में एक गाड़ियों में, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमना बड़ा आसान है। उत्तराखंड के अंदर तो नीचे से ऊपर उन्हें ये नहीं पता होगा कि गाँव कहाँ पे है। एक बार वो पैदल चल के तो देखे, तब पता चलेगा कि सरकार बनाई कैसे जाती है। तो उसमें वहाँ पर जो दुकानें सील की गई हैं नगर निगम से जी, तो उनके लिए भी तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैं एक और भी कह रहा हूँ, मैं खड़ा होना चाहता हूँ। मेरी सिंपैथी भी उनके साथ है, दुकानदारों के साथ, क्योंकि वही आदमी जानता है जिसका व्यापार बंद हो जाता है, उसको पता होता है। क्या रुड़की के अंदर तो इतना भ्रष्टाचार दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि है, दिखाया जा रहा है क्या, मतलब आप लोग भी दिखा रहे हैं। सड़कें की सड़कें चोरी हो गई हैं। बीडीगंज की सड़क को ले लो, वो इंडिपेंडेंट थे, फिर उन्हें मौका मिला, लोगों ने, जनता ने उन्हें वोट कांग्रेस की पॉलिसी के ऊपर दिया, वो कांग्रेस से विधायक बन गए। फिर पता नहीं कहाँ से उनको टेम्पटेशन आया, फिर वो चले गए बीजेपी में। आज की तारीख में वो खुद परेशान है, वो कहाँ नहीं। आपने एक और बात है कि प्रदीप बत्रा जी अभी बीजेपी में आ गए, फिर कहाँ जाएंगे पता नहीं। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप ये नहीं समझते हैं कि वो मजबूत कैंडिडेट हैं? मजबूती का तो जो है नहीं, मजबूती का आधार मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने बोला पहले इंडिपेंडेंट थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर बीजेपी में आए, वो लगातार तीनों बार आने के बावजूद जीत जाना लोगों ने अब जज कर लिया। अब लोगों राजनीति में आने का लोगों का उद्देश्य भी होने लगा कि इतने बेकार आदमियों को लोग हम वोट दे देते हैं कि जो रोज पार्टी बदलता है और अपने काम को वो व्यवसाय में। और विकास कार्य किया गया है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो प्रदीप बत्रा के लिए भी विकास पुरुष शब्द इस्तेमाल कर लिया जाता है। बहुत सारे उनके समर्थक हैं जो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक विकास की डेफिनेशन भी अलग अलग होती है जी। कुछ लोगों के लिए विकास तो रहता है कि अगर मैंने सड़क के ऊपर और टाइलें बिछा दी तो मैंने वो भी विकास कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश और इस वक्त आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। विधानसभा के चुनाव और दावेदार, अब ये दावेदार कब बनेंगे उम्मीदवार, ये अपने आप में है सबसे बड़ा सवाल। इन सवालों के बीच में आज हम करेंगे सवाल हंसराज सचदेवा जी से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से रुड़की विधानसभा में आप एक प्रबल दावेदार हैं। दावेदारों की श्रृंखला में आपका भी नाम है और कई बार तो कुछ लोग ऊपर लेते हैं, कभी दूसरे नंबर पर लेते हैं। नंबरिंग क्या है ये तो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतने दावेदार हैं, आप भी दावेदारी कर रहे हैं, तो दावेदारी करने की क्या जरूरत है? किसी को सपोर्ट कर दीजिए आप। जैसे आपने कहा कि इलेक्शन आने वाला है, हाँ, बहुत सारे दावेदार हैं, जिनमें से मैं एक भी दावेदार हूँ। हाँ। और मैं अपने आप को प्रबल दावेदार कहता हूँ, जैसे आपने कहा कि प्रबल दावेदार हूँ मैं। और आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि बहुत सारे हैं। इसका एक ही कारण है कि पार्टी को ये नतीजा दिखने लगा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। लोगों को दिखने लगा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आने वाली है और रुड़की की सीट हर हालत में जीतने वाले, इसलिए दावेदार डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। पर बात यह है कि उस दावेदारी में आप कैसे अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे कि आपको टिकट हो? सबसे बड़ी बात तो यह है। मैंने फिर कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम उसके साथ हैं। मेन हमारा उद्देश्य है कि रुड़की के अंदर कांग्रेस की सरकार, रुड़की में कांग्रेस का प्रत्याशी जीतना। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर 5 दावेदार हैं या 10 दावेदार हैं, उन 10 दावेदार को एक साथ बैठ करके किसी एक को नेता चुन लेना चाहिए कि भाई इसी को टिकट दे दो, हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा राजनीति में नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं राजनीति 5 आदमी में अगर हमने किसी ने, जैसे बीजेपी करती है धन बल के हिसाब से, वो तो बने बने विधायक भी खरीद के लेके चली जाती है। हमारे बीच में एक आदमी बैठ गया और वो कोशिश करे किसी तरह से वो सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ना होगा कि वो सबको सेट कर दे
कहीं धमकी से, कहीं पैसे से, ये तो जनता डिसाइड करती है। मैंने सेट करने की बात ही नहीं की। मैंने पूरा कह रहा था जी। कि 5 में से डिसाइड कर ले, ये तो जनता को डिसाइड करना चाहिए। कैंडिडेट में कंपेयर करे और उसकी रिकमेंडेशन आगे जाएगी, तब जाके कैंडिडेट होना है। 5 आदमी बंद कमरे कहेंगे, कोई फैमिली का प्रॉब्लम थोड़ी ना, फैमिली डिस्प्यूट थोड़ी ना है। मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि टिकट की है दौड़, उस दौड़ में कौन तेजी से दौड़ता है, कौन मंजिल तक पहुंचता है, उसी के आधार पर टिकट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसी आधार पर होना चाहिए, इसी आधार पर होना चाहिए, धन बल पर नहीं होना चाहिए। धन बल पर नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं जी इलेक्शन के अंदर तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारों को मैंने देखा। क्यों होते हैं मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों खर्च होंगे। जब आप जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं और काम करते हैं, तो किस लिए उनको ऑप्शन देंगे, क्यों उनसे करेंगे? ये तो उन लोग, लेकिन फिर पब्लिक को सबको पता है कि इस तरह की कौन हरकतें करता है और उसको जनता देख लेगी। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि मौजूदा विधायक हैं माननीय प्रदीप बत्रा जी, अब वो रुड़की विधानसभा के विधायक हैं। आप रुड़की विधानसभा से ही दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं आप जी। और दूसरा एक और सेगमेंट आता है कि पंजाबी समाज से है जी। तो उनके साथ, उनके अगेंस्ट में लड़ना, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं समाज के वोट्स पे भी डिफरेंस पड़ेगा? आप समाज के वोट को भी कहीं ना कहीं सेंधमारी करेंगे, जाएगा कहाँ उस वक्त समाज? नहीं, समाज जहाँ तक आपने बताया कि मैं भी उन्हीं समाज से करता हूँ जो हमारे प्रेजेंट माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी आते हैं। जी। प्रदीप बत्रा जी के बारे में कहना चाहूँगा, पहले वो इंडिपेंडेंट थे, फिर उन्हें मौका मिला, लोगों ने, जनता ने उन्हें वोट कांग्रेस की पॉलिसी के ऊपर दिया, वो कांग्रेस से विधायक बन गए। फिर पता नहीं कहाँ से उनको टेम्पटेशन आया, फिर वो चले गए बीजेपी में। आज की तारीख में वो खुद परेशान है। वो कहाँ, जहाँ तक समाज की बात होती है, समाज थोड़ा बहुत इफेक्ट तो करता है, लेकिन हम लोग एक समाज पर डिपेंड न करते, सब लोगों के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। और एक आदमी उनको वोट नहीं देता, सभी वोट देते हैं। सेंधमारी की बात है कि थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर, क्योंकि लोग बाग दिल से भी काम करते हैं। इस वाली बात को मैं कहना चाहूँगा। नहीं, आपने एक और बात कही कि प्रदीप बत्रा जी अभी बीजेपी में आ गए, फिर कहाँ जाएंगे पता नहीं। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप ये नहीं समझते हैं कि वो मजबूत कैंडिडेट हैं? मजबूती का तो जो है नहीं, मजबूती का आधार मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने बोला पहले इंडिपेंडेंट थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर बीजेपी में आए, और लगातार तीनों बार आने के बावजूद जीत जाना, यानी कि उस व्यक्ति के लिए पार्टी महत्वपूर्ण ही नहीं है। फिर तो पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है एक्चुअली। फिर तो व्यक्ति का व्यक्तित्व मैटर करता है। और मैं व्यक्तित्व समझता नहीं हूँ matter करता। कि प्रदीप बत्रा का शायद व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, तभी रुड़की की जनता वोट कर आपकी रही बात सही है। जिस समय प्रदीप बत्रा जी इंडिपेंडेंट आए थे जी, और बाद में विधायक बने थे या तो दूसरी बार बने थे, तब उनके इतने कोई कंपटीटर नहीं थे। लोगों ने अब जज कर लिया। अब लोगों, राजनीति में आने का लोगों का उद्देश्य भी होने लगा कि इतने बेकार आदमियों को लोग हम वोट दे देते हैं कि जो रोज पार्टी बदलता है और अपने काम को वो व्यवसाय में बदलता है। बेकार आदमी कैसे आपने कह दिया? बेकार प्रदीप बत्रा को आप बेकार कह रहे हैं? बेकार शब्द को समझने की कोशिश की, शब्दों पे ना दो। मेरी फीलिंग ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि वो बार बार दल बदल लेते और अपने इसको पॉलिटिक्स को उन्होंने व्यवसाय में बदल दिया है। लोगों को पता चलने लगेगा कि हम लोगों ने गलत लोगों को वोट दिया है, और ना तो उनका कोई पहले से कंपटीटर नहीं था। इसी चीज को देखते हुए बहुत सारे लोगों, जिनमें मैं अपने आप को भी गिनता हूं, हम लोगों को आना पड़ेगा कि लोग बाग इसको व्यवसाय में, इसको पॉलिटिक्स को व्यवसाय ना बनाए, राजनीति को व्यवसाय ना बनाए। बिल्कुल ना बनाए क्या सर? क्या राजनीति को क्या बनाए? राजनीति को व्यवसाय नहीं करना है। जैसे सारे लोग कहते हैं कि हम एक सामाजिक कार्य करते हैं, मैं भी इसी तरह से कहूँगा। क्योंकि क्या हो जाता है कि हम जो समाज की सेवा कर रहे हैं, मैं अपने लिए कहना चाहूँगा, मुझे इसके बाद अगर प्रतिनिधि बन जाता हूँ तो मेरे को एक संवैधानिक अधिकार भी मिल जाते हैं। उस अधिकार के बल पे मैं पैसे का बिल्कुल सदुपयोग कर सकता हूँ और मैं अपना तो लोगों के साथ जुड़ के और उस समाज को ऊपर उठा। तो समाज सेवा के लिए राजनीति जरूरी है क्या? समाज सेवा के लिए मैंने अभी आपसे कहा ना कि समाज सेवा तो आदमी करता है, अपनी एक लिमिटेशन होती है। लेकिन जब आप प्रतिनिधि बन जाते हैं तो आपको सरकारी संवैधानिक भी अधिकार मिल जाते हैं। पैसे से ना कहो, कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ आपकी रिकमेंडेशन और उससे होने चाहिए, और वो हो भी जाते हैं। तो वो भी एक सेवा में, सामाजिक सेवा के अंदर संवैधानिक अधिकार मिल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि चुना जाता है किसी विधानसभा से, तो उस संवैधानिक अधिकार का उपयोग करके आप जनता की सेवा करेंगे, सेवा कर और अच्छी सेवा कर सकते हैं, और अच्छी सेवा की जा सकती है। और मैं एक और सवाल है मेरा कि चलिए, आप तो सीधा प्रदीप बत्रा जी को अलग तरीके से आप टैकल कर रहे हैं, आप सीधा बोल रहे हैं कि वो उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, आप ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से, और जब भी भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और विकास कार्य किया गया है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो प्रदीप बत्रा के लिए भी विकास पुरुष शब्द इस्तेमाल कर लिया जाता है। बहुत सारे उनके समर्थक हैं जो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक विकास की डेफिनेशन भी अलग अलग होती है जी। कुछ लोगों के लिए विकास तो ये होता है कि अगर मैंने सड़क के ऊपर और टाइलें बिछा दी तो मैंने वो भी विकास कर दिया।
मैं पूरी बात कह दूं अच्छे, मतलब सड़कों को के ऊपर नालियों को साफ करवा दिया, सड़कों के ऊपर दोबारा सड़क बना दी, या ये कह लीजिए कोई मैंने उनकी हर एक आदमी की डेफिनेशन विकास की दूरी होती है। मैं जैसे कहना चाहूँगा, अभी मैं पढ़ रहा था, अभी एक बीजेपी के एक नेताजी भाषण दे रहे थे, लोगों से, जनता से कह रहे थे आपको राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इसके बाद दूसरे कहते हैं जी मैंने 5,20 करोड़ हमने लोगों को राशन बांट रहे हैं, या 5 लाख सिलेंडर हमने फ्री में दे दिए हैं। ये तो मुझे एक पिक्चर का सीन याद आ रहा, मुगाम्बो वाला, जिसमें वो कहता है कि इन सबको राशन भी देते रहो, सामान भी देते रहो, इनका पेट भरता रहना चाहिए, बाद में इनकी जो व्यवसाय रहेगा, जमीनें जायदाद रहेंगे, हम उसे अपना गिरवी बाद में कर लेंगे। तो मुझे वो विकास नहीं है। विकास तो वो होता है कि कम बजट के अंदर बिना कर्जा लिए हुए, और लोग बाग ऐसे हो जाने शहर के अंदर कोई भी आदमी राशन के ऊपर, सरकार के ऊपर डिपेंड न करे, उसको विकास कहते हैं। नहीं, आपने विकास वहां पर होता है जब लोग अपने आप खर्चे से अपनी चीजों को परचेज करते हैं। आप अगर मुझे रोज ही गैस का सिलेंडर दे देंगे, कल अगर सरकार बदल जाएगी, दूसरी सरकार नहीं देगी, तो मैं तो इस लायक ही नहीं है कि मैं कुछ काम कर सकूं। तो आप आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर होने, भारत सरकार ये तो कह रही बिल्कुल है, किसी के ऊपर, भारत सरकार भाजपा यही तो कह रही है कि हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आप भी देखेंगे, और जिस कर्ज की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस जब सत्ता में थी, मैं सेंटर की बात कर रहा हूं, तो उस दौरान भी कांग्रेस के ऊपर कर्ज चढ़ा था, सरकार के ऊपर कर्ज चढ़ा था। आपको पता होगा? कर्ज, आपने बहुत बढ़िया बात की, आपने कर्ज की बात कही, इस वजह से कर्ज की बात की, बड़ा कर अच्छा किया। कर्ज का एक कर्ज तो हमेशा गवर्नमेंट देता है। अगर गवर्नमेंट के ऊपर अपने कर्ज कभी नहीं होगा तो इसका मतलब वो डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएगी। मैं फिर इस बात को कहना चाहूंगा कि कर्ज की परसेंटेज और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ लेके चलनी चाहिए। अभी मैं छोटी सी मुझे याद है, मैं अभी आज ही देखा, 70 साल की बात करते हैं कांग्रेस के समय में, 70 साल के अंदर प्लेटफॉर्म का टिकट 2 रुपए से लेके 5 रुपए तक रहा है। इस 6 साल के अंदर क्या आज की तारीख में प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपए से ऊपर आ सकता है। तो कहने वाला 10 टाइम्स तो प्लेटफॉर्म का टिकट तक बढ़ गया। मैं छोटी सी बात कह रहा हूं जिसमें लोगों, या तो वो लोगों को ये कहेंगे कि बिना टिकट लिए अंदर घुस जाऊं, तो इतना, मैं एग्जांपल एक सिर्फ प्लेटफॉर्म में, मैंने अभी वीडियो देखा, एक जगह भाजपा की सरकार है और खूब तेज बरसात हो रही है और सीमेंट की, कंक्रीट सीमेंट से आरसीसी की सड़क बन रही है, फुल तेज बरसात है, सिर्फ वो घेरे जा रहे हैं सीमेंट, हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हाल हो रहा है। तो क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं, लेकिन इस बार उन्हें जरूर हर जनता जवाब देगी। इतना आ चुका है रुड़की के अंदर, तो इतना भ्रष्टाचार दिखाया जा रहा है दिखाया जा रहा है क्या, मतलब आप लोग भी दिखा रहे हैं। सड़कें चोरी हो गई हैं। बीडीगंज की सड़क को ले लो, सड़क के ऊपर एक सड़क बना दी, सुबह वो भी पता नहीं सड़क कहाँ चलेगी, लोग तो कहने लगे कि ये सड़क की चोरी हो गई है। तो सड़क चोरी भी एक मामला अलग तरीके का देखा जा रहा था। ये बात मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि सड़क चोरी हो जाना, वो भी बीडीगंज की सड़क के बारे में कह रहा हूं, जो अब मेरे को तो बाद में पता चला है कि ये तो सड़क ही चोरी हो गई। खराब होना तो दूर रही, पता नहीं चला वो टाइलें वापस जिसकी फैक्ट्री से बन के आई थी वो वापस इसी फैक्ट्री में चली गई हैं। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। दूसरी चीज और आप बात कर रहे हैं कि एक तो आप मुफ्त, एक आपने एक शब्द यूज किया कि कब तक राशन बांटते रहोगे, सिलेंडर बांटते रहोगे, लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाओगे तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक। भारत सरकार आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर शब्द इस्तेमाल भी कर रही है और बनाने की बात भी कर रही है। फिर वही वाली बात है, जुमले में बहुत फर्क होता है। वो जुमलेबाजी तो कुछ भी करते हैं, जुमलेबाजी मतलब यही है कि उनका मैनिफेस्टो उठा के आप यूज करेंगे, बस यही कहना चाह रहे हैं। कौन कह रहा है कि उनका उठा के करेंगे? तो उनका वही तो आपने बोला ना कि भाई आत्मनिर्भर, मैंने कहा, मैंने उनका जुमला कहा, डिपेंडेंसी किसी के ऊपर होनी चाहिए। वो कह रहे जी हमने तो ये, अभी कल की भाषण में मैं सुन रहा था, नाम क्या बताना याद कर रहा है, मैं बताना भी दे दूंगा। वो कह रहे थे आप सबको राशन मिल रहा है ना, अब बताइए फ्री में राशन दे के काम करवा रहे हैं। ये देश है क्या? वर्ल्ड के अंदर क्या हमारे कंट्री की पोजीशन रह गई, मैं आपको बताना चाह रहा था। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो जब उत्तराखंड में एंट्री कर रहे हैं, उन्होंने बोला 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। क्योंकि ऐसा था ना, जिस तरह से वो दिल्ली में तो और मुफ्त पे ही तो वो टिकट, मुफ्त पे ही तो वो चुनाव जीत रहे हैं। मुफ्त पे चुनाव जीत रहे हैं ना। मैंने कहा कि जनता को इमोशनल करके, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की बात करके, किसी तरह से इमोशनल करके वोट बैंक लेनी है और उसके बाद जनता का पूरा एक्सप्लॉइट करते हैं। ये आप मानते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी जीतेगी तो एक्सप्लॉइट करेगी? मैंने कहा ना, पॉलिटिकल पार्टी जो मुफ्तों की बातें करते हैं वो एक्सप्लॉइट ही करती हैं। और एक और भी है, या तो उनके पास ऐसा हो कि इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए कोई प्लान हो। हमने भी कहा है, हमने भी ये कहा है कि पहले साल के अंदर हम भी 200 यूनिट फ्री देंगे, उसके बाद हम 100 यूनिट करेंगे। हमने शुरुआत में नहीं कह दिया कि हम 300 करेंगे, क्योंकि 200 यूनिट फ्री देने में 380 करोड़ रुपए का डिफरेंस आता है उत्तराखंड सरकार के अंदर, जैसे हमारे माननीय हरीश रावत जी ने ही अनाउंसमेंट किया था। तो अभी वो करेंगे, जब एजेंडा बनेगा तो उम्मीद करता हूँ वो इस बात को भी रखेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने आप को, आम आदमी पार्टी को
कितना चुनौती मानती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो साफ साफ कह रही है कि हम तो कांग्रेस को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, कांग्रेस को खत्म है। ऐसा हो जाता है कि फिर मैंने कहा ना, वो कुछ नहीं समझ रहे हैं अपने। उन्होंने गोवा में भी घूम के आ गए हैं, पंजाब में भी घूम के आ गए हैं, गुजरात में उन्होंने थोड़ी भी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कुछ सीटें ले ली हैं। वो तो बहुत सारे स्टेट्स में घूमे हैं। उत्तराखंड में तो उनका कोई जनाधार नहीं है। एक्चुअली वो इसको दिल्ली समझ रहे हैं। दिल्ली में एक गाड़ियों में, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमना बड़ा आसान है। उत्तराखंड के अंदर तो नीचे से ऊपर उन्हें ये नहीं पता होगा गाँव कहाँ पे है। एक बार वो पैदल चल के तो देखे, तब पता चलेगा कि सरकार बनाई कैसे जाती है। ये तो हमारे माननीय हरीश रावत जी हैं, हमारे नेता हैं। उन्होंने एक एक शहर, एक एक गांव, एक एक सड़क नाप रखी है। उनको चला के तो देखो एक बार। वो किसी देहरादून के अंदर जाते हैं, फ्लाइट से आते हैं और कार चला के चले जाते हैं। उत्तराखंड की सरकार जीत लेंगे, वो कैसे जीत लेंगे? चलिए, ये मतलब ये जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी को आप कहीं नजर ही नहीं आ रही सर। अगर मुकाबला है तो बीजेपी से है, बाकी तो तीसरी पार्टी का कोई मतलब नहीं। ऐसे तो बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे आप लेकिन भाई सवाल तो ये कि आम आदमी पार्टी साफ साफ कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले हम खत्म कर रहे हैं। कह रही है ना, क्योंकि उन्हें नजर ये आने लगा है कि कांग्रेस पार्टी है जिसकी सरकार आने वाली है, इसलिए वो इसको नीचे सबसे नंबर 1 अपना कॉन्टेस्ट कांग्रेस पार्टी को कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं। अपना उनका जो प्रतिद्वंदी है वो कांग्रेस पार्टी। उन्हें पता है कि बीजेपी भी कहीं पिक्चर में नहीं है, इसलिए वो इसको अपने हमें आगे लेके चल रहे हैं। आपके शब्दों के अनुसार तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनने वाली है। मैं तो कह रहा हूँ आने वाली है सर, आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है। लेकिन ये आएगी कैसे? क्योंकि एक सवाल और बनता है कि चूंकि जैसे आप उत्तराखंड, आप प्लीज, तो आप यहाँ की बात करेंगे, मैं रुड़की विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो रुड़की विधानसभा में दावेदार हैं, जैसा मैंने आपको बताया, हंसराज सचदेवा जी, मनोहर लाल शर्मा जी हैं, सचिन गुप्ता जी हैं, देवेंद्र सैनी जी हैं, यशपाल राणा जी हैं। जी जी जी। तो इन लोग को आप दावेदार मानते हैं? नहीं, दावेदार हैं। यशपाल राणा जी को भी दावेदार मानते सभी दावेदार हैं, लेकिन ये हो जाता है कि उसका पार्टी आकलन करेगी। आपको लगता है? मैं इसलिए व्यक्तिगत सवाल हालांकि पूछ रहा हूँ, किसी और के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जी जी, कि यशपाल राणा को भी आप दावेदार मानते हैं? मैं कह रहा हूँ वो तो हमारे भूतपूर्व मेयर भी रह चुके हैं, निर्विवाद मेयर भी रह चुके हैं, और वो भी प्रबल दावेदार हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा वो भी प्रबल दावेदार है। वो तो राजनीति बहुत समय से कर रहे हैं। आप इसका मतलब गुट में विश्वास नहीं रखते? नहीं, गुट का तो कोई मतलब ही नहीं है। लोगों का गुट है ना, उत्तराखंड में कांग्रेस की, अगर कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ प्रीतम सिंह जी हैं, दूसरी तरफ हरीश रावत जी हैं। मैंने फिर ये कहा था, ये है या नहीं है? नहीं, मैं नहीं मान रहा हूँ। आप नहीं मानते या फिर है नहीं? है ही नहीं सर। हमारे माननीय हरीश रावत जी, मैंने फिर कहना चाहूंगा कि वो प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं, और उसके बाद तो वो देश के भी बहुत बड़े नेता हैं। वो पंजाब के और भी प्रदेशों के मसले, उनकी व्यवस्था के कारण उन्होंने अपने जूनियर्स को, जो उनके अंडर में काम करते थे या उनके जूनियर, उनके शागिर्द थे, उनको वो सुपुर्द करके चले गए। लोगों ने, उन्होंने सोचा कि शायद हमें पूरा मिल गया, लेकिन जब हरीश रावत जी आए, थोड़ा बहुत उन्हें दुख तो नजर आएगा कि फिर हमारे ऊपर कोई आके बैठ गया। उनके मन में दुख है, वो जिसको कहते हैं ना, आपने एक शब्द यूज किया कि आपस में डिस्प्यूट कोई नहीं है, दुख जरूर है कि हमारे ऊपर एक अन्य नेता आ गया, क्योंकि एक हर आदमी चाहता है कि मैं नंबर 1 बना रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। दुख है, दुख तो, और इस दुख का भुगतान हो सकता है कि टिकट बंटवारे के समय इस दुख का इस्तेमाल होगा। नहीं, मैं फिर इसमें ये कहना चाहूंगा कि सारे जितने भी, जिनको भी आपने, मैंने कहा है कि दुख शब्द है, आपने पकड़ा उस शब्द को, लेकिन उनकी सबकी विचारधारा कांग्रेस की है। और जिस समय भी एक आदमी को जो भी जिम्मेदारी जाएगी, जिस आदमी को भी टिकट मिलेगा, जिस आदमी को भी जिम्मेदारी जाएगी, सारे लोग उसके पीछे एकजुट होकर हम खड़े रहेंगे। चलिए, एक और सवाल मैं पूछ लेता हूं, चूंकि विधायक जी को फिर मैं थोड़ा सा रुड़की विधानसभा पे आकर मैं बात करता हूं। और मैं कह रहा हूं कि रामनगर का जो मुद्दा है, रामनगर में चूंकि व्यापारी आप भी हैं, है ना, और कहीं ना कहीं जो व्यापार वर्ग है, मंडल है, उसके भी आप संरक्षक हैं जी। तो उस भूमिका के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उसमें वहां पर जो दुकानें सील की गई हैं नगर निगम से जी, तो उनके लिए भी तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैं एक और भी कह रहा हूँ, मैं खड़ा होना चाहता हूँ। मेरी सिंपैथी भी उनके साथ है, दुकानदारों के साथ, क्योंकि वही आदमी जानता है जिसका व्यापार बंद हो जाता है, उसको पता होता है। लेकिन इसके ऊपर लोग बाग राजनीति भी कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा जो है कोर्ट के अंदर जा चुका है। अब कोई भी आदमी अपना इंडिविजुअल अपना राय रख सकता है, लेकिन कोई उसका समाधान निकाल नहीं सकता। जब तक कोर्ट के अंदर इसका सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा, तो ये सब चीज़ें बातें रह जाएंगी और इसके ऊपर राजनीति ये चलती रहेगी। कोर्ट के अंदर सोल्यूशन क्या निकलेगा? वो तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग, अगर आपने वहाँ के लोगों से बात की होगी तो लोगों ने साफ साफ कहा कि 75,000 का हमें रसीद मिली, 3 लाख रुपए हमने दिए थे। किसको? आपके विधायक जी को। अच्छा, वही वाली बात है, जैसे आपने बताया, आपके मुंह से भी निकालना नहीं, चाह रहा था। आपके इंटरव्यू में मैंने सुना दिए। आप अगर आप डर रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल पैसे दिए गए और जनता इस बात को कह रही है, खुलेआम कह रही है।
आप बल्कि अजी वहाँ तो लेडीज भी कह रही हैं बिल्कुल, सोशल मीडिया पे ये तो चीज़ मेरा कहने का मतलब है वो पैसे तो विधायक जी को बिना सोचे समझे तो आपको उन लोगों के साथ, वो जो व्यापारी वर्ग है जो व्यापार कर रहे थे, जिनकी दुकानें थी, उनके साथ आपको बैठना चाहिए ना। नहीं बैठेंगे, जब जरूरत पड़ेगी उस बात को तो जरूरत अब कब पड़ेगी, जब उनकी जरूरत क्या स्थिति मतलब- खराब हो रही है सर। नहीं, उनकी स्थिति खराब हो उनकी रही है। पूरी स्थिति अभी- खराब हो अभी तो जो प्रधान विधायक हैं, मैं तो सबसे पहले उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अनऑफिशियल जो पैसे रिश्वत के नाम पे शब्द यूज किया जा रहा है, लिए गए हैं, उसको विद इंटरेस्ट उन दुकानदारों को वापस कर दें। अनऑफिशियल देंगे, अनऑफिशियली ले चुके हैं, वो अनऑफिशियली देंगे। अनऑफिशियल लिए तो अनऑफिशियली देंगे। और बाकी जो उनकी रसीदें कटी पड़ी हैं, वो तो निगम को दुकानें उन्हें एलोकेट हर हालत में करनेगी, क्योंकि रसीदें उन्हीं के नाम से कटी हैं। नहीं तो लेकिन तीसरे आदमी को ये नहीं तो मिल सकती। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए तो अलॉटमेंट होगा, या फिर एक बार अलॉट हो गया तो पूरे जीवन भर उसी को दिए रहेंगे। आप ये भी तो जैसी भी दुकानें बाकी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतने साल के लिए लीज की गई है, लीज की। उनको भी उतने समय के लिए लीज की भी होगी। कोई खाली तो करा ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं करा सकता। उनको तो तंग नगर जरूर निगम किया जा नगर सकता निगम है। ने खाली क्यों करवाया? ऐसा होता है, इसके अंदर लोग बात राजनीति करते थे। पहली गलती तो हमारे उस समय के जो हमारे चेयरमैन थे प्रदीप बत्रा जी, उनसे गलती होगी कि उन्होंने बिना परमिशन के कमियां छोड़ते हुए उनको दोनों दुकानें एलोकेट कर दी। इनोसेंट जनता को क्या मालूम है? उन्हें तो मालूम है कि हमारी रसीद कट चुकी है, हमारा काम हो रहा है, हमें अपने काम से मतलब है। आदमी अपनी मजबूरी, अपनी चीज़ें बेच के भी अगर कहीं सोचता है रिश्वत देनी पड़ी, क्योंकि हालात उनके ऐसे थे, वहाँ के निगम के हालात ऐसे रहे होंगे, नगर पालिका के, उन्होंने मजबूरी में कहा होगा चल कोई बात नहीं, अपना काम धंधा करें, कोई चीज़ें बेचें, दुकान ले लें, और उनको रसीद मिल गई थी। लेकिन उसके बाद फिर अगले कोई नए मेयर आए, जो भी आए, उन्हें भी लगा कि नहीं, गलत है। वो बताइए, वो भी तो जिक्र कीजिए मैं आप। कहना चाहता हूँ, अगले मेयर हमारे अगले 2014 में हमारे नए मेयर आए, यशपाल राणा जी, उन्हें लगा कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रदीप बत्रा जी सबसे ज्यादा राजनीति करते थे उनके समय में। उनको भी लगा कि मेरे साथ भी गलत हो रहा है और ये दुकानदारों को गलत तरीके से किया गया। तो मुद्दा उठा, पार्षदों ने उठाया, सबने मिलकर उठाया और कोर्ट में गया। कोर्ट ने उनके खिलाफ, दुकानदारों के खिलाफ आया, तो इस चीज को उनको दुकानें सील करने का मिल गया। लेकिन अपनी प्रॉपर्टी के अंदर कोई सील लगा के तो देखे, फिर पता चलता है कितना दुख है। हम नहीं चाहते कि किसी को भी दिक्कत हो, हम किसी को भी, चाहे वो हमारे विधायक हो, हम नहीं चाहते कि उनकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई नुकसान हो जो उन्होंने किया है। लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि किसी गरीब आदमी के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार हो। बहुत अच्छी बात कि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति का कोई भी नुकसान ना हो। हंसराज सचदेवा जी का पूरा साफ तरीके से स्टेटमेंट यही है, क्योंकि किसी का भी नुकसान होता है तो दुख उसे होता है। बिल्कुल। और आप नहीं चाह रहे हैं कि किसी को दुख हो ना, मैं किसी को नहीं चाहता, किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहता। लेकिन राजनीति में कई बार हर्ट कोई कर देता है, ऐसा भी होता है कई बार। वो ऊपर वाला देखता है, मैं इसको ये शब्द कहना चाहूँगा। ऊपर वाला देखता है। चलिए, रुड़की विधानसभा को लेकर के एक सवाल लास्ट में कि विकास, चूंकि कई बार मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि रुड़की में भी और भी कुछ डेवलप किया सकता है? जहाँ तक अभी वाली बात है, अभी एक नया शब्द निकल के आया कि विकास तो घायल हो गया। आज की जो सीसी सड़क के ऊपर आप खुद इमेजिनेशन करें ना कि एक सड़क बन मैं रही है। वही तो जानना चाह रहा एक हूँ, सड़क- काम क्या, मतलब यहाँ पर क्या जरूरत है? कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और सब कुछ है, तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ा था विकास, इसको भी तो विकास कह सकते हैं कि एक शहर के अंदर एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं, एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, ये भी एक विकास होता है। जबकि बीजेपी के अंदर सबसे पहला काम तो है कि इन्हें डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। विकास का मतलब आप ये मैं सोचता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ही होता है। ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, दोनों में फर्क होता है। एक इंसान की ग्रोथ हो रही है और दूसरा ये कहता है कि इसका डेवलपमेंट हो रही है, दोनों चीजों में बढ़ता है। ग्रोथ से होता है पैसे से, तो ग्रोथ का ना कह के आदमी की एक इंप्रूवमेंट आई है, वो दूसरी सभी चीजों से जोड़ के मिलना आता है। मतलब होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं आप, समग्र विकास हाँ, अगर ये हो। नहीं कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सड़क कर दी, सड़क के ऊपर करने में वो छोटी मोटी कमीशन तो छोड़ो पर है। पूरा अगर इंडिया के अंदर देखा जाए, हजार करोड़ रुपए एक सड़क के ऊपर खाते हैं, मैं जानता हूँ। हजार करोड़ रुपए। हजार करोड़ रुपए खाते हैं पूरी पार्टी का। इसे वो अपना विकास मान ले। उनका विकास के माइंड में क्या आ चुका है? सड़कों को बनाना, हर शहर के अंदर 5 स्टार अपना कार्यालय बनाना, इसको वो विकास मान रहे हैं। हर शहर के अंदर 5 स्टार का उनका कार्यालय बन चुका है, इसको विकास कहते हैं। तो 5 स्टार कार्यालय अगर बना हर शहर के अंदर बना, हर शहर के अंदर, तो वो विकास समझते हैं। मैं बड़ी दूर की बात कहना चाह रहा था। क्या ये प्रथा अभी चली है या पहले चली आ रही है? जहाँ तक मेरे को नज़र आया, मुझे तो अभी लगी है ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के बदले के अंदर जरूर है कि एक नई बिल्डिंग बन रही है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। मोदी जी उसमें से विस्टा, मैं समझ रहा था। मुझे तो वो इमेजिनेशन नजर आ रही जैसे रूस के प्रेसिडेंट जो पुतिन जी अपने वहाँ से निकल के आ रहे थे, रेड कारपेट बिछा था, अपने घर से निकल के आ रहे थे, सारे उनके रिप्रेजेंटेटिव साइडों में खड़े हैं, न दाएं देखना न बाएं। वो इमेजिनेशन मुझे लग रहा है मोदी जी की भी ऐसी इच्छा हो चुकी है कि सामने से मैं निकलूँ, दाएं बाएं सारे मेरे रिप्रेजेंटेटिव टिकट हो, घर मेरा पीछे हो, स्विमिंग पूल हो जाओ, मैं उसके अंदर पार्लियामेंट में जाऊँ।
मुझे तो ऐसी उनकी पॉलिसी नजर आ रही है, और इसी वजह से हम दो, हमारे दो का विकास का नारा वो लेके चल रहे हैं और दिख भी रहा है। चलिए, एक अंत में सिर्फ एक सवाल कि जाहिर सी बात है, दावेदार जब कोई व्यक्ति दावेदारी करता है तो उसकी इच्छा होती है कि टिकट ले और टिकट लेने के बाद वो जीते। तो मैं ये इस बीच के क्रम के मेहनत परिश्रम को छोड़ रहा हूँ। मैं ये मान लेता हूँ, मान लीजिए आप जीत गए जी, तो सबसे पहला आपका क्या काम रहेगा? सबसे पहला तो मेरा ये काम रहेगा कि जो शहर के लिए, हालांकि वो एक दिन में नहीं हो पाएगा, हमारा शहर तो 10 साल पीछे जा चुका है। मेरी सबसे पहले जो मेरे हाथ में मुझे नज़र आता है, फंड्स को ना भी ले हुए करप्शन बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए। नहीं, ये तो पार्टियां करती रहती हैं, मगर सबसे पहला आपका क्या रहेगा कि मोटिव इस शहर के लिए कि सबसे पहला क्या? तो बहुत सारे इश्यूज हैं, आप ये कहें कि क्या एजेंडा रहेगा तो मैं उसको तो समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि कम से कम करप्शन एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर मुझे कहीं से कोई फंड्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं पे भी करप्शन नजर आए, हमें उसे कंट्रोल करना है। जहाँ तक आपने कहा हमारे एजेंडे की बात है, रुड़की के अंदर सिविल लाइन्स आता है, सारा का सारा लीज है, HRD एक यहाँ पे डिपार्टमेंट है, मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट है। लोगों की फाइलें सिविल लाइन के अंदर किसी की भी अप्रूवल नहीं मिलती, लेकिन सबकी बिल्डिंग बन रही है। वो क्या शो करता है? उनका सिर्फ आदमी अपने घर के अंदर अगर उसे एक टॉयलेट बनाना होता है तो कर्टन टांग के उसके पीछे टॉयलेट बना रहा था, ऐसा लग रहा था वो कोई चोरी कर रहा है, जबकि प्रॉपर्टी भी उसी की है, टैक्स भी वो दे रहा है। लेकिन अनऑफिशियल, फिर वर्ल्ड में यूज करें जिसको क्या कहते हैं, रिश्वत। अनऑफिशियली टैक्स देने के बाद ही वो अपना कोई भी बाथरूम और कुछ बना सकता है जिसकी कोई रसीद नहीं मिलती। तो सबसे पहला मुद्दा HRD और सिविल लाइन की लीज का आता है। और इसके बाद रुड़की के कॉलेजेज हैं। मेरी इच्छा ये है कि रुड़की के अंदर एक ऑनर्स सब्जेक्ट बहुत ज़रूर होना चाहिए, किसी भी कॉलेज के अंदर होना चाहिए। और जो सड़कों के नाली वगैरह की डेवलपमेंट की बात होती है, हर साल हम जो 60 से 1 करोड़ रुपया ख़राब कर देते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब होना चाहिए। भला एक अच्छे लोगों से कंसल्ट करके एक बार प्लानिंग करके, चाहे वो 5 साल में पूरी हो, एक ही बार पैसे को खर्च करना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों मैंने 2 तरीके से बात कर ली। मैंने पहले भी बात की, दावेदारी की बात की, मैंने बात की कांग्रेस सरकार की, पार्टी की भी बात की, और विधायक प्रदीप बत्रा को लेकर के भी बात की। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये इनको टिकट होता है और सामने विधायक जी को टिकट होता है तो जाहिर सी बात है दोनों आमने सामने रहेंगे, तो उस परिस्थितियों को लेकर के भी बहुत सारे सवाल मैंने किए। उस सवालों को लेकर के आपने जवाब सुने। इस सभी जवाबों को लेकर के, इस पूरे डिस्कशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है, मैंने ये भी बात कर ली कि अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? तो करप्शन फ्री रुड़की हो जाएगी। चलिए, ये वादे हो सकते हैं या ये रियलिटी होगी, ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हमारे बीच उपस्थित हैं हंसराज सचदेवा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने जो मुझे समय बोलने दिया, का मौका दिया, मेरी बात कहने का मौका दिया, और जो मैंने बात कही है कोशिश करेंगे इन शब्दों पे हम पूरा उतरने का हमें अधिकार मिल जाए। जरूर यही होता है कि शब्दों पर पूरा खरे अगर उतरेंगे तो ही मैं समझता हूँ उसी को लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप मान सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन के बारे में आप सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिए, ताकि अब हम और भी लोगों से, और भी दावेदारों से बात करें। ये दावेदार उम्मीदवार बनेंगे या नहीं बनेंगे, इन सब विषयों को लेकर के आप कमेंट में अपना सुझाव, प्रश्न जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिए। चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।